Hello friends, welcome to my YouTube class, and today we are going to start the next chapter, that is respiration in plants. All living organisms require continuous supply of energy for their survival. Energy used to carry out various functions such as uptake of nutrients, absorption, growth, development, even for breathing also. Means कि हमें अपने बॉडी के हर एक एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, वो चाहे न्यूट्रिएंट्स का ही लेना क्यों ना हो या फिर न्यूट्रिएंट्स का ही एब्जॉर्प्शन क्यों ना हो। बाकी एक्टिविटी जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो, तो बाद में आती है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं, ब्रीदिंग है, न्यूट्रिएंट्स हैं, एब्जॉर्प्शन है, उन सब में भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अबाउट 50% ऑफ एनर्जी produced by the cell is utilized by the activity and rest is lost to the environment in the form of the heat। तो जो भी हमारा सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका 50% एनर्जी इन सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाती है और बाकी 50% हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। हेयर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। We eat food in order to obtain energy, but we eat food in the form of a macromolecule which is oxidized to fulfill energy requirement of the body for carrying out all the basic life processes। तो जनरली हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड लेते हैं, और फूड जो लेते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। लेटर ऑन वो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है। प्लांट्स की बात करते हैं। इन प्लांट्स photosynthesis is the main process through which the light energy is converted into chemical energy, which is thereby get stored in the form of carbohydrate, glucose, starch और सुक्रोज। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च के फॉर्म में उनका एनर्जी स्टोर होता है। Now, photosynthesis do not take place in all part of the plant. It takes place only in the chloroplast of the green leaves. In rest part of the plant, food is translocated from the chloroplast. Rest rest other animals depend on the plant for their food either directly or indirectly. Cellular respiration. Cellular respiration is process of breaking carbon to carbon bond of complex compounds through oxidation in cell, leading to release of energy in the form of ATP. The site of breaking down of complex molecule to yield energy in cytoplasm and mitochondria of the living cell. Plant cell also carry out cellular respiration to get energy. Respiratory substrate. तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? द कंपाउंड that are oxidized during the process of respiration is called respiratory substrate। जो भी कंपाउंड रेस्पिरेशन के टाइम में ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, उस कंपाउंड्स को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो मेन कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन, फैट्स या ऑर्गेनिक एसिड्स भी ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, तो ये भी कभी कभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। नाउ एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड within the cell, all the energy contained in the respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. Instead of this, the energy is released in a stepwise reaction with the help of different types of enzymes, and the energy is trapped in the form of ATP in the cells। तो जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है
तो ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो सिंगल स्टेप में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ये सारा का सारा स्टेप वाइज रिएक्शन है जो कि कई एंजाइम्स से कंट्रोल होता है, और फाइनली जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है, और एटीपी के फॉर्म में ही फिर उसको सेल्स में स्टोर करके रखा जाता है। Hence, the energy released in respiration by the process of oxidation is not used directly, but it is used in synthesizing ATP, and thus it is said that ATP acts as energy currency of the cell. Exchange of gases in plants. For respiration process, plant take oxygen and release carbon dioxide. For gaseous exchange, plant have stomata and lenticels instead of specialized organs that are present in animals for exchange of gases. Following points show that how plant can get along without respiratory organs. Every part of the plant take care of the gaseous exchange. Large volume of gaseous exchange takes place during photosynthesis. Every leaf of the plant is involved in it. तो प्लांट्स जो हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं और उनके पास अपना खुद का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, बट लेंटिसेल्स होते हैं और स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू उनका गैसियस एक्सचेंज होता है। अब रेस्पिरेशन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, water and energy. It starts in cytoplasm and get completed inside the mitochondria. और anaerobic respiration में क्या होता है? In this type of respiration, organic food is oxidized in completely absence of oxygen, and it occurs in cytoplasm and it releases very small amount of energy as compared to aerobic respiration. तो अगर हम मेजर देखें, मेजर डिफरेंस क्या है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट रिलीजेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. Now cellular respiration. Cellular respiration occurs in all living cells and proceeds with the help of enzymes. The first step in the respiration where glucose acts as substrate is called as glycolysis. तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस. इस स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज है जो कि पहला सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में. उसके बाद दूसरा स्टेप होता है जहाँ पायरुविक एसिड इंटर करता है क्रैब साइकिल में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए या फिर फर्मेंटेशन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन. मतलब ये है कि जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस वो सभी ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा. उसके बाद बात करेंगे एरोबिक और एनारोबिक की. तो अगर एरोबिक फॉर्म है, लाइफ का एरोबिक फॉर्म है, तो जो क्रैब साइकिल जो पायरुविक एसिड बना है ग्लाइकोलाइसिस का वो जाएगा क्रैब साइकिल में. और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुविक एसिड जाएगा फर्मेंटेशन के लिए. तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज that is 6 carbon compound breaks down into 2 molecules of pyruvic acid that is 3 carbon compound. मतलब जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू स्टेप वाइज रिएक्शन in the presence of different types of enzymes. The scheme of glycolysis was given by Embedon, Meyerhoff and Parnas, so it is also called as EMP pathway, and this step takes place in cytoplasm of the cell. यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो होगा वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा और इसको EMP पाथवे भी बोलेंगे. तो दिस इज द चार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ग्लूकोज जो कि 6C कंपाउंड है वहाँ से शुरू करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हो जाएगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो चेंज हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर एटीपी यूज़ होगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, देन ट्राइओज फॉस्फेट, और ट्राइओज फॉस्फेट जो है इंटरचेंजेबल है। देन आगे पढ़ेंगे 2 ट्राइओज बाईफॉस्फेट, देन 2 ट्राइओज फॉस्फेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, एंड लास्ट वी गेट 2 पायरुविक एसिड। तो इस सारे प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम भी होता है और एटीपी बनता भी है, बट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एटीपी कंज्यूम्ड और फॉर्म्ड इन द ग्लाइकोलिसिस। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज इंटर करता है जो कि 6 कंपाउंड है, तो कई स्टेप्स से होता हुआ ये रिएक्शन प्रोसीड करता है विद द डिफरेंट एंजाइम्स, और फाइनली हमको 2 पायरुविक एसिड मिलता है जो कि 3C कंपाउंड है। तो यानी कि जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, दैट इज़ 2 पायरुविक एसिड जो कि 3C कंपाउंड है। अब पायरुविक एसिड जब हमको मिल गया, उसके बाद अगर एनारोबिक कंडीशन है, तो एनारोबिक कंडीशन है तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द पायरुविक एसिड विल अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो दो तरह के फर्मेंटेशन होंगे, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन ईस्ट के प्रेजेंस में होगा, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में भी होता है। And the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by a series of reaction in which weak acid is converted to CO2 and ethanol, and it takes place in 2 steps. In first step, all pyruvic acid is decarboxylated to acetaldehyde, और उसके बाद acetaldehyde is reduced to ethyl alcohol और ethanol। तो ये हुआ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑकर्स इन द मसल्स एंड ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया, एंड इट इज़ द एंड प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द पायरुविक एसिड। इन दिस रिएक्शन द पायरुविक एसिड produced in glycolysis is reduced by NADPS2 to form lactic acid। तो ये हो गया फर्मेंटेशन मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस तो हुआ, ग्लाइकोलिसिस से हमको मिला पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड ऐसे कंडीशन में मिला जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, तो या तो होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या फिर होगा अल्कोहल फर्मेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करेंगे कि अगर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है और ग्लाइकोलिसिस से हमको मिल गया पायरुविक एसिड, और उसके बाद पायरुविक एसिड को मिल गया एरोबिक इन्वायरमेंट, तब वहाँ शुरू हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आफ्टर ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज द स्टेप दैट लीड टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन it, and it occurs in the presence of oxygen. The oxygen acts as a final acceptor of electron and proton is removed from the substrate. The final product of glycolysis, that is pyruvic acid, is transformed from the cytoplasm to the mitochondria, and the second phase of respiration is initiated. So pyruvic acid, first of all, it is transported from cytoplasm to the mitochondria, where the second step of the cellular respiration is initiated. Oxidative phosphorylation. So in mitochondria the pyruvic acid undergoes oxidative phosphorylation. As a result, acetyl coenzyme A is formed. Acetyl CoA is connecting link between glycolysis and citric acid cycle। तो यहाँ आप देखेंगे कि पायरुविक एसिड है और CoA और NAD से ये बनेगा एसिटाइल CoA, और ये एसिटाइल CoA जो है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बना है, वो इंटर करता है क्रैब साइकिल में। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल या क्रैब साइकिल, तो एसिटाइल CoA देन इंटर्स साइक्लिक पाथवे कॉल्ड क्रैब साइकिल और TCA साइकिल। तो इसको हम पायरुवेट से शुरू करते हैं। तो पायरुवेट जो हमको ग्लाइकोलिसिस से मिला है, उससे बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से बना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड,
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बना सक्सेनिक एसिड, और सक्सेनिक एसिड से बना मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक बार फिर से एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बनेगा सिट्रिक एसिड। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, और इस साइकिल के हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस होता रहता है, और यानी डीपीएच बनता है, एफएडी बनता है, वो भी बाद में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटीपी कितने बनते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।